हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज प्रज्ञा मित्तल एंड हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया ईयरबुक 2019। इस लेसन में हम दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिटी एंड एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं विद अ डिस्कशन। जो इंडिया है वो काफ़ी सारी स्टेट से बना हुआ है, तभी इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट इज़ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड ये जो 5 वर्ड्स हैं ये प्रियम्बल में भी मेंशन है। और जो इंडिया का गवर्नमेंटल सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अनलाइक द यूएस विच इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो इंडिया का रिपब्लिक है दैट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 26 नवंबर 1949। बट ये फोर्स में कब आया था? ऑन जनवरी 26, 1950। एंड इसी वजह से हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्विसाज करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स, कि नो डाउट हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल है, कि वहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं, बट कुछ बायसनेस दी गई है सेंटर के पास, ज़्यादा पावर दी गई है यूनियन के पास। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 30 एसोसिएट जस्टिसेस। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। लेजिस्लेटिव में कौन आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, जिनको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। अ थिंग दैट यू हैव टू केप्ट इन माइंड इज दैट जो वर्ड्स हैं ये लोकसभा और राज्यसभा ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यूनियन के बारे में कि यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आता है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेल्प करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। एंड इवन जो एग्जीक्यूटिव अगर हम मेजर टर्म्स में लेते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रेसिडेंट किसको कंसीडर करते हो, एग्जीक्यूटिव किसको कंसीडर करते हो, देन दीज आर द प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 5 लोगों को आप इंक्लूड करेंगे इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की तरफ कि कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। दीज आर एडहोक और सिलेक्ट कमेटीज जो कुछ टाइम के लिए बनाई गई है, जैसे कि सिलेक्ट कमेटीज ऑन जीएसटी। एडहोक कमेटीज का काम होता है कि जब इनको कुछ टास्क दिया जाता है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तब इनको वाइंड अप कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है स्टैंडिंग कमेटीज, जैसे कि कमेटी ऑन रेलवेज या कमेटीज ऑन हेल्थ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कमेटीज, जैसे सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स और पीएसयू कमेटीज। लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज लाइक बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज, रूल्स कमेटी और द प्रिविलेजेस कमेटी। अब हम आते हैं फंक्शंस के बारे में कि क्या फंक्शन प्ले करता है पार्लियामेंट। जो फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं, वेरी करते रहते हैं, और सारे काम के लिए पार्लियामेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, इसलिए जो ये कमेटीज़ हैं ये बनाई गई हैं, इनको फॉर्म किया गया है ताकि जो वर्क है वो डिवाइड हो सके। और जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के उनके पास सिमिलर ही कमेटी स्ट्रक्चर है, बट कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे लोकसभा के पास ज़्यादा कमेटीज़ हैं, राज्यसभा के पास कम कमेटी हैं। और जो इनका अपॉइंटमेंट का टर्म होता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस, फंक्शंस या जो प्रोसीजर होता है ऑफ कंडक्टिंग बिजनेसेस, वो भी मोर और लेस सिमिलर ही रहता है एंड आर रेगुलेटेड एज पर द रूल्स मेड बाय द 2 हाउसेस अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 118 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स कम टू द गवर्नमेंट बिजनेसेस इन पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट कैसा अपना जो बिजनेस है कैसे कंडक्ट करती है, कैसे जो उनके डेली अफेयर्स है उनको कंडक्ट कर रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है इट इज़ इंटरेस्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग एंड अरेंजिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड इन डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन ही इज असिस्टेड बाय 2 मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। सो नाउ कम्स टू द कंसल्टेटिव कमेटीज। कंसल्टेटिव कमेटीज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए या कुछ एडवाइस लेने के लिए फॉर्म की जाती हैं, और जो मिनिमम मेंबरशिप होती है इस कमेटी की वो होती है 10 एंड मैक्सिमम इट कैन गोज टू 30।
और जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं वो स्टैंड डिसॉल्व हो जाती हैं अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब ये कमेटीज़ भी डिसॉल्व हो जाती हैं, और जब नई लोकसभा का गठन होता है तब इनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन के बारे में। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो डेमोक्रेटिक एथोस हैं उसको जनरेट किया जाए यंगर जनरेशन में, उनको पता चले कि कैसे पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, एंड बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। अब हम आते हैं अबाउट द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, एंड ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सेंटर के बीच में या स्टेट के बीच में उनका जो भी कंसर्न है वो सॉल्व हो जाए, एंड हु आर ऑल्सो कंसर्न विद द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ताकि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जहाँ पर सेंटर और स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है उसको ये डिस्कस कर सके। इससे क्या होगा, इससे होगा जो हमारी इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 है वो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट पर कि इसका क्या फंक्शन है, किस कमेटी को ये हेड करता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ये डायरेक्टली अंडर काम करता है प्राइम मिनिस्टर के। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। जो बिजनेसेस इसको दिए जाते हैं ये दो तरह के। फर्स्ट, सीक्रेशियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट, अगर कुछ सीक्रेट एडवाइस देनी है या कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो इनके साथ कंसल्ट किया जाता है एंड कैबिनेट कमेटीज के बीच, एंड ऑल्सो अबाउट द रूल्स ऑफ बिजनेस। Now let's come to the National Authority for Chemical Weapons Convention. ये कन्वेंशन बेसिकली एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ट्रीटी है which outlaws the production, stockpiling and use of chemical weapons and their precursors. 1997 में ये फोर्स में आई थी। और इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट है जो केमिकल वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग पर लिमिट करता है? दैट इज नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, which was set up as an office of the cabinet secretariat, ताकि जो केमिकल वेपन्स हैं उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस है इसको पूरा किया जाए, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ फोकल पॉइंट फॉर इफेक्टिव लिएसन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द OPCW, एंड जो दूसरी पार्टीज हैं केमिकल वेपन्स के साथ ये उनकी भी देख रेख करता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म जो डेली के जो इश्यूज होते हैं, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनको ये डील करता है। फॉर सेटिंग अप एन एक्सपीडिशियस कमीशन ऑफ लार्ज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसको सेटअप किया गया था 2013 में अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट, एंड ये अभी फंक्शन कर रहा है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सिंस 2015। नेक्स्ट सेल आता है दैट इज अबाउट पब्लिक ग्रीवेंसेस। जो डायरेक्टरेट थे पब्लिक ग्रीवेंसेस के वो सेटअप इन 1988, ताकि जो कंसर्न्स हैं उनको टाइम टू टाइम लिया जाए और उनके ऊपर काम भी किया जाए, एंड इट इज़ द ऑफिस ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जब जितने भी हमारे ऑप्शन है सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं तब हम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के पास जाते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि डिज़ास्टर के टाइम पर जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्रिपेयर्डनेस, रिस्क मिटिगेशन, तो इन सब में ये काम करता है, एंड 2005 में इसको फॉर्म किया गया था, एंड इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी इसमें हेड करती हैं बाय रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स, ताकि जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अच्छे से होलिस्टिक मैनर से इम्प्लीमेंट हो सके। और जो NDM में है दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एपेक्स बॉडी है जो ले डाउन करती है पॉलिसीज़ को, प्लान्स को, गाइडलाइंस को कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिजास्टर के टाइम पर क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस का, ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं या जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको लिया जाए, और एंड दोज पर्टेनिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन पर्टिकुलर। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए।
नेक्स्ट कम्स द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अवार्ड दिया जाता है ताकि एक्नॉलेज किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, रिवॉर्ड किया जाए जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ इनोवेटिव वर्क किया गया है ऑफिसर्स के द्वारा, तो एज अ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव उनको ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है फॉर बोथ सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट कम्स द सिविल सर्विसेज डे, जो हर साल सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल एज द सिविल सर्विसेज डे for the civil servants to rededicate themselves to the cause of citizens and renew their commitment to public service and excellence in work, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने आप को डेडिकेट कर दें कि वो पब्लिक की सेवा के लिए हैं, तो इसलिए वो अपने कमिटमेंट को खरा उतरें। तो दैट वाज द मेन रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर डे। नेक्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसमें आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं एक कॉन्फ्रेंस हर साल ऑन ई गवर्नेंस सिंस 1997। यहाँ पर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी इंक्लूड होते हैं, आईटी सेक्रेटरीज भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मैनेजर्स, रिसोर्स पर्सन्स, एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, ताकि जो मेन एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कशन हो सके, व्यूज़ को एक्सचेंज किया जाए और जो एक्सपीरियंसेस है उनको भी शेयर किया जाए ऑन वेरियस ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। क्योंकि जो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, अब हम गवर्नमेंट तो हर जगह नहीं जा सकती ना, तो अब बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें उसका भरपूर पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाना है। तो इसी वजह से उसको मोनिटर करने के लिए हम या व्यूज़ शेयर करने के लिए, नए नए इनोवेशंस लाने के लिए ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट कम्स द कॉन्फ्रेंस विद कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं ओटावा, दैट इज इन कनाडा। यह ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट की गई है फॉर पब्लिक मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेटिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द कॉमनवेल्थ। ये फॉर्म की गई थी 1994 में एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स इन हरारे इन 1991 एंड इन साइप्रस इन 1993। जो इसकी मेंबरशिप है वो इनेबल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसके साथ पेस बनाई जाए, आप पीछे ना रह जाओ। तो इस वजह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है इन वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ CAPAM, दैट इज इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड्स प्रोग्राम, इंटरनेशनल इनोवेशन कैस्केडिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल मीटिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो इन रिगार्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे गवर्नमेंट अपडेटेड रहे। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज एंड प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। वहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं अंडर 4 कैटेगरीज, ताकि जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है उसको भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है जिसको हम बोलते हैं ARC रिपोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2005 में। एंड इट इज़ अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गड़बड़ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बेसिकली ये उसका ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करती है। इट प्रेजेंट्स 15 रिपोर्ट्स फॉर कंसिडरेशन। 15 रिपोर्ट्स को इसने सामने लेकर आया था, कुछ रिपोर्ट्स की डिटेल एनालिसिस किया था। एंड दीज आर द टॉपिक्स, यहाँ पर नाम गिवन है: राइट टू इन्फॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म, सोशल कैपिटल, रीबर्थिंग ऑफ पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो रिपोर्ट थी इनके ऊपर अलग से डिटेल में कवर किया गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 15 रिपोर्ट में से 14 रिपोर्ट को कंसीडर किया गया है। एंड जो डिसीजंस है ऑन द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एट वेरियस स्टेजेस। तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। सो नेक्स्ट कम्स द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आता है अंडर आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रिस्क्राइब करता है कि जो हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है अंडर आर्टिकल 343 सबसेक्शन 2, बट इसका पीरियड था वो सिर्फ 15 साल तक का ही एक्सटेंड किया गया था, बट बाद में इसको हमने कंटिन्यू कर दिया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से कमेटीज़ हैं, समिटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं इन द मैनेजमेंट।
द केंद्रीय हिंदी समिति जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1967, इसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एपिक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यहाँ पर अच्छे से डिसीजन लिए जाते हैं विच लेज द गाइडलाइंस एंड प्रोपगेशन एंड प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो बेसिकली हिंदी को प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जाती है। सो दैट वॉज अबाउट द पॉलिटिक्स सेक्शन। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। जो एग्रीकल्चर है वी ऑल नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंडेंट करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। दैट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ 54.6% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एंड ये 17.4% कंट्रीब्यूट करता है टू जीडीपी। तो इस वजह से गिवन इट्स इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लॉन्च किए हैं, पॉलिसीज़ लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके और जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो नॉर्मल मॉनसून होता है 2016 का यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, वहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। जैसे एक एस्टिमेट के द्वारा बताया गया है कि जो राइस का न्यू एस्टिमेट है, न्यू रिकॉर्ड है, दैट इज़ 110.15 मिलियन टन्स, और जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी 6.10 मिलियन टन से इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर वीट हो चाहे राइस हो या सीरियल्स हो, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता हमें नज़र आ रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया है। फर्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको अप्रूव किया था इन 2007 एंड जो भी इसके प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बाय डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका अप्रूव्ड आउटले था 50,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट इज़ टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। और जो कल्टिवेबल एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, इरिगेशन को इंक्रीज़ करने की बात की रही है। और ऑन फाइन वाटर यूज़ एफिशिएंसी की भी बात की जा रही है कि आपको पानी की बचत करनी है, जो पानी का वेस्टेज हो रहा है उसको भी लिमिट करना है। एंड बात की जा रही है प्रिसीशन इरिगेशन की, कि कम पानी में आपकी जो फसल है वो अच्छी हो। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करने की बात की जा रही है ताकि जो पानी है उसको हम बचा सकें। बेसिकली इसका मोटिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। जो मिशन है इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन। तो दिस इज द मिनिस्ट्री दैट इज इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नेक्स्ट कम्स द एग्रीकल्चर क्रेडिट। जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है क्या क्या टारगेट होने चाहिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के इन बजट हर साल, एवरी ईयर इट इज़ बीइंग अनाउंस्ड। एंड जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है कुछ सालों से, पिछले सालों से उसका जो भी क्रेडिट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा सही चल रहा है। जो डिपार्टमेंट है जो इम्प्लीमेंट करती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को, अंडर विच जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए 3 साल अप टू 3 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, which is available to farmers at subvented interest rate of 7%, reduced to 4% per annum, and in case of timely repayment the same gets. Now let's come to the crop insurance. अब देखते हैं कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेकर वो आए हैं। जो फसल है उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ या पेस्ट या वेदर कंडीशंस, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं। जैसे नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो कि एक कॉम्पोनेंट है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम का, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। एंड इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी वो लेकर आई है ताकि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो सके अगर फार्मर्स को अच्छा इंश्योरेंस दिया जाए। और जो रीसेंट स्कीम है इन दिस सेक्टर दैट वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक पायलट यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम है जो कवर कर रही है हर एक क्रॉप को, खारिफ क्रॉप हो चाहे राबी क्रॉप हो या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो। और इसका जो भी प्रीमियम होगा, मैक्सिमम प्रीमियम विल बी पेड बाय द फार्मर्स एंड जो बेसिक बैलेंस प्रीमियम होगा जो बच जाएगा वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी अपनी पॉकेट से। और जो फार्मर्स का प्रीमियम है दैट विल बी जस्ट 5%। नेक्स्ट कम्स द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस।
जो कमीशन है CSCP, ये बेसिकली सेटअप की गई है टू रिव्यू एंड इवॉल्व अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर, कि जो भी फार्मिंग सेक्टर का प्राइस स्ट्रक्चर है तो बेसिकली उसको रिव्यू करने के लिए ये सेटअप की गई है। एंड ये डिसाइड भी करती है MSP ऑफ 23 क्रॉप्स, तो 23 क्रॉप्स का ये MSP डिसाइड करती है। और इसके बाद ये अपनी रिकमेंडेशंस सेंड कर देती है मिनिस्ट्री को इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स। एंड हर साल ये अपनी रिपोर्ट का प्रेजेंट करती है फॉर 5 डिफरेंट कॉमोडिटीज़। कौन कौन से वो कॉमोडिटीज़ हैं? खारीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, शुगर केन, रॉ जूट एंड कोपरा। तो ये these are the 5 crops that you have to kept in your mind. Next comes the minimum support price, that is the MSP. जो MSP है ये एक तरह का गवर्नमेंट का इंसेंटिव है, एक मार्केट इंटरवेंशंस है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचाने के लिए, जो भी रिस्क चल रहा है मार्केट के प्राइसेस में, उनको बचाने के लिए फार्मर्स के साथ डील करती है, फार्मर्स को MSP देने की बात करती है ताकि उनको कोई भी रिस्क फेस ना करना पड़े और उनको अपनी जो भी क्रॉप है उसका अच्छे से रिटर्न मिल सके। और जो MSP है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन। सोइंग सीजन से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द CSCP. MSP is price fixed by the government of India to protect the producer farmers against excessive falls in prices during bumper production years. जब बम्पर प्रोडक्शन होती है तो उस साल अगर प्राइस बहुत कम हो गए हैं तब गवर्नमेंट MSP को इंट्रोड्यूस करती है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस हैं आर अ गारंटी प्राइस फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो एक तरह का ये गारंटी प्राइस होता है। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इज़ टू सपोर्ट द फार्मर्स, ताकि वो कम प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को मत बेचें फ्रॉम द डिस्ट्रेस सेल्स, को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए गवर्नमेंट MSP इंट्रोड्यूस करती है। और अगर जो मार्केट प्राइस है फॉर द कॉमोडिटी फॉल्स बिलो द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन एंड glut in the market, government agencies purchase the entire quantity offered by the farmers at the announced minimum price. अगर बाई चांस मार्केट का प्राइस है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब उस केस में जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वही प्रोक्योर कर लेती है फार्मर्स का प्रोड्यूस। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि किस बेसिस पर हमारी जो MSP है उसको फिक्स किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डिटरमाइन करती है MSP को। बट कॉस्ट के अलावा और दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं? दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ट्रेंड की क्या प्राइस चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट्स में, या इंटरक्रॉप प्राइस का क्या पैरिटी चल रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो पूरा हर एक सेक्टर को, हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करके MSP को डिटरमाइन करती है। और जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है इज रूटेड नॉट इन जस्ट कोस्ट प्लस अप्रोच, थ्रू कोस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ MSP. नाउ लेट्स कम टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो नया रिकॉर्ड आया है जिसने दैट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें शोकेस किया है कि जो इंडिया की फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र इन इंडिया। जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है ऑफ द कंट्री हैज़ टेकन अप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू कृषि विकास केंद्र, क्योंकि जो कृषि विकास केंद्र थे और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है टाइमली, वो बेसिकली फार्मर के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए की जा रही है। ये बताने के लिए की जा रही है कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप को किस सोइल के अकॉर्डिंग कौन सी क्रॉप को उगाना चाहिए। तो इन जो इंसेंटिव्स है, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट्स लेकर आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं? दैट इज़ फार्मर्स फर्स्ट इंसेंटिव, जहाँ पर बात की जा रही है फार्मर्स को, जो यूथ हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में रिटेन करने की, क्योंकि जो बेसिकली जो आज का यूथ है वो नहीं चाहता कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कंटिन्यू करें जो भी उनका फैमिली बिजनेस है, वो चाहते हैं कि हम सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाकर काम करें। बट जो गवर्नमेंट की स्कीम थी दैट इज़ द RA स्कीम, वो बेसिकली इसी के लिए थी ताकि जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो सके और उनको ये भी पता चले कि जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सेक्टर हो सकता है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट रिजिलियंस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, सीरियल सिस्टम्स इनिशिएटिव्स फॉर साउथ एशिया, डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स वेराइटीज अंडर PVW एंड FRA,
पल्सिस सीड्स हब, KVK पोर्टल, मेरा गांव मेरा गौरव एंड जो काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, मेगा स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो भी समझ सके और एग्रीकल्चर के फ़ायदे को अपना सके। और इस वजह से जो टेक्नोलॉजी है उनका भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल आता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होगी वो तभी जो लोग हैं फार्मर्स हैं उनका काम आसान हो जाएगा और वो रिटेन भी रहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट कम्स द सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। अब देखते हैं कि यहाँ का क्या सिचुएशन है। जो भूमि जियो पोर्टल है वो एक थीमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या आपका जो सॉइल है उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या टेक्सचर है, किस रीजन में है, तो उसके बेसिस पर ही जो ये चीज़ें एनालाइज की जा रही हैं तभी तो हम क्रॉप को उगा पाएंगे ना। जब तक हमें अपनी सॉइल के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उसके ऊपर कैसे अपनी क्रॉप को सस्टेनेबल बना सकेंगे। एंड इसमें एरिया स्पेसिफिक एफिशिएंट और रेम्यूटेटिव क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्रॉपिंग सीक्वेंसेस को देखा जाता है कि किस क्रॉप को कैसे उगाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल्स, लैंडफॉल्स, रेनफॉल पैटर्न्स, लेंथ ऑफ ग्रोइंग ऑफ पीरियड एंड इरिगेबिलिटी। तो इन सभी फैक्टर्स को देखा जाता है। और यहाँ पर एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ GIS प्लेटफॉर्म, ताकि जो वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो फार्मर्स को मिल सके। इससे क्या होगा, इससे उनको मदद मिलेगी फॉर लैंड यूज़ प्लानिंग कि हमें कैसे अपनी क्रॉप को ग्रो करना है, रोटेशन में ग्रो करना है या फिर इसका क्या सिस्टम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने सोयल हेल्थ कार्ड्स को भी प्रमोट किया है, उसको भी लॉन्च किया है ताकि जो फार्मर है उनको अपनी सोइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नाउ लेट्स कम टू द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, उन्होंने एक ऐसा पैकेज डेवलप किया है और ताकि जो हैबिटेट्स हैं उनका जो सिलेक्टेड ब्रीड्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। अब हम इसमें देखते हैं अबाउट द लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। जो एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी एंड फिशरीज एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो हमारी लाइफ जीवित है ना। एग्रीकल्चर होगा तभी तो हमें फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो पाएगी। एंड इन्होंने सिर्फ फूड बास्केट में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया या फिर एनिमल पावर में, बट ऑल्सो इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जो कंड्यूसिव क्लाइमेट होता है, टोपोग्राफी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सेक्टर, इन्होंने सोशो इकोनॉमिक लाइफ में भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है। एंड जो इंडिया है उसका जो लाइफ स्टॉक है या पोल्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा है than the rest of the world and which has played a vital role in improving the socio-economic conditions of the rural masses। जो इंडिया का रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरिया है, वहाँ पर लोग एनिमल्स के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट्स ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनमें कहा गया है कि जो वैल्यू है आउटपुट की लाइफ स्टॉक सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती नज़र आ रही है। सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे, बट अलाइड सेक्टर्स की भी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है एग्स की, दैट इज़ अराउंड 69 एग्स पर एनम। लेकिन जो वूल प्रोडक्शन है उसने कुछ नेगेटिव ग्रो यहाँ पर शो की है। और जो मिल्क प्रोडक्शन है which has shown an annual growth of 6.37%। और इंडिया बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिशरीज इन द वर्ल्ड। और जो मीट प्रोडक्शन है उसने भी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ को रिपोर्ट किया है एट द एंड ऑफ 10th एंड 11th 5-year प्लान। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लेकर आई थी। दैट इज़ द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसमें जो गवर्नमेंट है इसको लॉन्च किया गया था इन 2014 और जो इसका आउटले था दैट वाज 2800 करोड़ एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द 12th 5-year प्लान, जो कि अब रिवैम्प हो चुके हैं। इसका जो एम था, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ये लाइफ स्टॉक सेक्टर है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। क्या चीज़ों पर फोकस कर रहा है, किस चीज़ों पर? दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ फीड, fodder, risk coverage, effective extension, improved flow of credit and organization of livestock farmers and rearers। तो these are the basic जो इसमें चीज़ें कवर की गई हैं। इसके कुछ सबमिशंस भी हैं, that are submission on livestock development, on pig development in the north eastern region, fodder and feed development, skill development, technology transfer and extension।
तो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के सब सेक्टर्स कौन कौन से, देन यू हैव टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम आते हैं अबाउट द लाइफ स्टॉक हेल्थ, कि इनकी क्या हेल्थ है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है। अगर हमें लाइफ स्टॉक की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तब हमें करना होगा, अगर हम लाइफ स्टॉक की हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा क्रॉस ब्रीडिंग। बट जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसका भी साइड इफेक्ट है, एंड दैट इज स्प्रेड ऑफ डिसीज़ का खतरा यहाँ पर बना होता है। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए हैं। डिस्पेंसरीज, वेटरनिटी हॉस्पिटल्स को ओपन किया है, फर्स्ट एड सेंटर्स को ओपन किया है, इवन मोबाइल वेटरनिटी डिस्पेंसरीज को भी ओपन किया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस स्टेट्स। एंड एट प्रेजेंट जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोलर जनरल है वो रेगुलेट्स करते हैं क्वालिटी ऑफ द वेटरनिटी ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स, कि जो भी ये ड्रग्स दिए जा रहे हैं क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। तो इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का गठन किया था। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द लाइफ स्टॉक सेंसस। जो फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था वो कंडक्ट किया था ड्यूरिंग 1919 एंड 1920, एंड उसके बाद से इसको क्वीन एनुअली हम इसको कंडक्ट करते हैं। एंड जो लास्ट जो सेंसस हुआ था दैट वाज कंडक्टेड इन 19th लाइफ स्टॉक सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन 2012। ब्रीड सर्वे ने भी अंडरटेक किया था एस्टिमेट लेने के लिए कि कैसे जो ब्रीड वाइज पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की वो कितनी है, एंड इसके लिए उन्होंने 15% विलेज का सैंपल भी लिया था। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज द फिशरीज। इंडिया जो है वो बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द होल वर्ल्ड, और ये मेजर प्रोड्यूसर भी है फिश का, एंड इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो पहले नंबर पर है चाइना एंड उसके बाद आ रहा है इंडिया। तो इंडिया भी अब किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है। और जो टोटल फिश प्रोडक्शन है ड्यूरिंग 15-16 में वो 10.79 मिलियन मेट्रिक टन्स पर थी। तो यहाँ पर जो मैराइन सेक्टर है वो भी तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जो हिस्टोरिकल सिनेरियो रहा है इंडियन फिशरीज का, उन्होंने रिवील किया है एक पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम द मैरीन डोमिनेटेड फिशरीज टू इनलैंड फिशरीज, जो कि बन चुके हैं मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन। पहले तो मैरीन बेसिस पर जो मरीन फिशरीज थी उसके ऊपर हम बेस रहते थे, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अब हम इनलैंड फिशरीज की तरफ जा रहे हैं। बट अब इनलैंड फिशरीज से भी हमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम कैप्चर फिशरीज टू एक्वाकल्चर ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 डिकेड। तो हमारे यहाँ पर एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है इन द फिशरीज सेक्टर। Alright, so that is all about this particular lesson. If you have any doubt, do let me know in the comment section.